दो पर्सन हैं, एक है ए और ये कर रहा है डब्ल्यू वर्क, और एक है पर्सन बी, बी जो है वो भी कर रहा है डब्ल्यू वर्क। पर ए जो है डब्ल्यू वर्क करने के लिए लगा रहा है 10 सेकेंड्स, और बी जो है डब्ल्यू वर्क करने के लिए लगा रहा है 12 सेकेंड्स। हम किसे ज्यादा पावरफुल बोलेंगे, किसमें ज्यादा पावर है, ए में या बी में? पावर बताने का हमारा बेस क्या हो सकता है, हम कैसे बता सकते हैं कि किसमें पावर ज्यादा है? तो आइए आज पढ़ते हैं हम पावर के बारे में। माय नेम इज मुनीश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे पावर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो फिजिक्स में पावर, पावर इट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो टाइम के साथ, यानी जितनी कम टाइम में जितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं उसमें पावर ज्यादा है। तो इट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हाउ मच वर्क इज डन इन गिवन टाइम। इफ मोर वर्क इज डन इन स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम देन पावर इज मोर। मैथमेटिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले वो भी समझ लेते हैं। तो अगर हम पावर को P से दिखा रहे हैं तो P इज गिवन बाय और कैलकुलेटेड एज W डिवाइडेड बाय T। यहां पे बेटा W जो है ये वर्क डन है और T जो है ये टाइम है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था वीडियो के शुरू में, हमने एक एग्जांपल बताया था, तो उसमें वर्क सेम था, टाइम जो है एक में ज्यादा था एक में कम। अब उसमें कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो W जो है, जैसे एक एग्जांपल में था 10 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 10, इसको मैं P1 बोल देता हूं या PA बोल देता हूं, और दूसरे को बोल देता हूं PB, तो दूसरा हो गया W डिवाइडेड बाय 12। तो अब जैसे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो ये क्वांटिटी छोटा होगा, तो PA क्वांटिटी जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू PB। तो A जो है उसमें ज्यादा पावर है। तो अब अपने टॉपिक पे फिर से वापस आ जाते हैं। तो व्हाट इज पावर? इट इज रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम, वर्क विद द टाइम, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बाद में बात कर लेते हैं इसका यूनिट क्या है। हम यहां पे SI सिस्टम की बात करते हैं, तो इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इज डिनोटेड बाय W। अब अगर आप इसको लिखें कि 1 वॉट इज इक्वल टू, पावर का इक्वल है W बाय टाइम, तो W का क्या यूनिट होता है बच्चों? जूल। दैट्स राइट। टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकेंड। दैट्स करेक्ट। तो इट इज 1 जूल पर सेकेंड। तो अगर आपने 1 वाट को बताना है तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो यहां से हम इसका डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन के लिए भी आपको कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं लर्न करना है। आप कैसे डिफाइन करेंगे यहां पे? तो यहां पे 1 वाट को आप बताएंगे इट इज इक्वल टू द 1 जूल वर्क इज डन in 1 second time. Power is called 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second time. बच्चों अगर वॉट यूनिट की थोड़ी बात कर लें, वॉट यूनिट जो है एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उनके नाम पे ये वॉट यूनिट रखा गया है। और जब भी बच्चा एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होता है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब अदर यूनिट्स की बात करें, एक अदर यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो है ये होता है इक्वल बेटा 746 वॉट के बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है। हम डिफाइन भी कर लेते हैं हम वॉट को। सो पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second time। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला भी हम हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पता हो ना, तो उसका बड़े आराम से हम डायमेंशनल पावर फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा पावर का एक्सप्रेशन होता है W डिवाइडेड बाय T। अगर आप यहाँ पे W यानी वर्क डन का यूनिट आपको याद होगा बच्चों, ये होता है जूल।
और टाइम का भी पढ़ा आपने सेकेंड। अब इसके साथ में हम डायमेंशन लिख देते हैं। तो वर्क का डायमेंशन जैसे आपको पता है ये होता है, क्या होता है बच्चों? इट इज ml2 T⁻²। वेरी गुड। टाइम का सेकंड नेचुरल है कि टाइम ही होगा, m0l0। मैं इसलिए m0l0 है ना, इसलिए उसको लिखना अवॉइड कर रहा हूँ। अब बेटा टी को आप ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर भी हो जाएगा, यहाँ पे +1 है ना, ऊपर क्या हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा ml2T⁻³ तो ये आपके पास आ गया पावर का डायमेंशनल फार्मूला, जो कि है ml2T⁻³ नाउ वी विल स्टडी रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों ये भी। इसके लिए हम कुछ सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। द वर्क dw is done by a force F for a displacement dr। तब हम जो है रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों पहले, कि वर्क डन का फार्मूला क्या आता है, dw इज इक्वल टू F.dr। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है ना, W के ऊपर हम वेक्टर का निशान क्यों नहीं लगा रहे हैं? कभी भी बेटा डॉट प्रोडक्ट जब आता है तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है ना डॉट प्रोडक्ट का, वो होता है एक स्केलर। तो इसलिए dw वर्क डन जो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो F.dr। अब पावर का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। वी नो दैट व्हाट इज पावर। तो पावर जो है वो होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम ना। तो यहाँ पे वर्क डन भी स्मॉल है तो टाइम भी स्मॉल होगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा dw अपॉन dt। तो बच्चों जब ये डिफरेंशिएशन करके आप क्वांटिटी निकालते हैं ना, तो इसको इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी भी बोलते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का। तो जैसे यहाँ पे पावर का एक्सप्रेशन है ना ये, तो ये है इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है, इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना ना, तो ये बन गया। अब यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। इट इज इक्वल टू, तो dw जो है उसका वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, जो कि है F.dr, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम dt से। सॉल्व कर लेते हैं आगे भी। ये बन गया हमारे पास F। अब इसको ना यहाँ पे मैं dr अपॉन dt करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना, प्रोडक्ट है ये बेसिकली, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इट इज dr अपॉन dt। तो अब जो है, अब ये dr डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसका एक्सप्रेशन है बच्चों? ये बेटा वेलोसिटी। अगर हम बोले ना कौन सी वेलोसिटी है ये पर्टिकुलरली, दैट साइड बेटा ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी। तो ये है बच्चों हमारे पास पावर के साथ रिलेशन। सो पावर इज इक्वल टू F डॉट V। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पावर। So this is our required expression between power and force and velocity। तो ये है पावर। बच्चों आपने ये गेम्स तो जरूर खेली होंगी या देखी होंगी। एक तो मैं गेम की बात कर रहा हूँ, ये मार्बल गेम, जिसको आप आम भाषा में कंचे भी बोलते हैं, और दूसरा ये बिलियर्ड। ये शायद खेला कम होगा क्योंकि ये आमतौर पे हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे आप, ये जो गेम है इसमें ना बॉल्स एक दूसरे को हिट करती हैं। मार्बल में एक मार्बल से दूसरे मार्बल को हिट करते हैं, और इस बिलियर्ड की गेम में भी एक बॉल से दूसरी बॉल को हिट करते हैं। अब इन गेम्स में दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है।
और इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि जब ये बॉल्स टकराएंगी एक दूसरे के साथ, तो उनकी वेलोसिटी का आमतौर पे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो जाता है बाद में। तो ये ऐसा इंटरेक्शन दो बॉडीज के बीच में जिसके बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज हो जाए ना, इसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो अब हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। कोलिजन क्या है, तो आइए अब डिफाइन कर लेते हैं कोलिजन को। तो ये इंटरेक्शन है बिटवीन टू बॉडीज जिसके करके उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो जाता है। ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। जैसे एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करेगी ना ड्यूरिंग गेम ऑफ मार्बल, तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का, या मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। तो वो कोलिजन है। अब कोलिजन को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन में बांट सकते हैं। तो अब हम साथ में डिस्कस करेंगे व्हाट इज टाइप ऑफ कोलिजन। फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों, कोलिजन के केस में हम दो क्वांटिटी की तरफ ध्यान देंगे, उनके कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देंगे कि वो कंजर्व रहती हैं कि नहीं। तो पहला है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। रिमेंबर इट, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें कि बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और उसके साथ उसका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। So let's define it. The collision in which both linear momentum and kinetic energy of a body remain conserved is called perfectly elastic collision. So this is the definition for the perfectly elastic collision. क्या पहले टाइप डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद इसका हम डिटेल में भी इसको स्टडी करते हैं प्लस वन के हम टॉपिक में, सिलेबस में। तो अब दूसरे किस टाइप के कोलिजन के बारे में बात करते हैं, जो कि है द कोलिजन इन विच linear momentum of body remain conserved but kinetic energy is not conserved is called inelastic collision. तो बच्चों, एक तरफ तो आ गया ना perfectly elastic collision जिसमें kinetic energy भी कंजर्व है, linear momentum भी कंजर्व है, और दूसरी तरफ आ गया ऐसा collision जिसमें ना kinetic energy कंजर्व नहीं रह रही है, linear momentum कंजर्व है। ऐसे collision को क्या कहते हैं? inelastic collision. तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन विच इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो जैसे इलास्टिक कोलिजन में आपने, इनइलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, और परफेक्टली जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती नहीं है, बल्कि दो बॉडीज जो है वो स्टिक टुगेदर एंड मूव एज वन बॉडी। मतलब आफ्टर कोलिजन जो है वो एक ही बॉडी की तरह आगे मूव करते हैं। तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच linear momentum of a body remain conserved but kinetic energy is not conserved, and after collision the two bodies stick together to move as a one body. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर टू मूव एज अ वन बॉडी। ऐसे कोलिजन को क्या कहा जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या आप इसका एग्जांपल सोच सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का? सपोज एक हमारे पास ब्लॉक है, मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक ऐसे ही टेबल पे रखा है, उसके ऊपर अगर हम बुलेट फायर करें गन से, अगर बुलेट फायर की जाए गन से, तो वो क्या करेगी? बुलेट उसमें ब्लॉक में चली जाएगी, और ब्लॉक भी, बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करेंगे बुलेट कोलिजन के बाद। तो वो एक एग्जांपल है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। नाउ वी विल अटेम्प्ट सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पावर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज हम डील करने वाले हैं वो है 60 kg मैन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स 3 मीटर हाई इन 2 seconds, कैलकुलेट हिज एवरेज पावर। कोई आदमी ना सीढ़ियां चढ़ रहा है और उन सीढ़ियों का फ्लाइट है 3 मीटर। तो ये 3 मीटर का मतलब है, यहाँ पे फ्लाइट का मतलब है ये वाला डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट है इसका। तो दिस इज 3 मीटर एंड मैन का वेट जो है आदमी का वो है 60 kg। तो सोल्यूशन इसका ये होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैन का मास दिया है 60 kg।
फ्लाइट जो है स्टेयर्स का वो है 3 मीटर, और जी का तो आपको वैल्यू पता ही है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब पहले तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ना कि वर्क डन कितना इन्वॉल्व है इसमें। तो मैन का अपना जो मास है वो इन्वॉल्व है इसमें, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा ना बेटा mgh, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट। तो दिस इज 60 इंटू 9.8 इंटू 3। अगर हम इसको बच्चे मल्टीप्लाई करें या कैलकुलेट करें तो क्या आता है 1764 जूल। जूल जूल है ना यूनिट वर्क का, ऐसा ही सिस्टम है, सारी क्वांटिटीज दी हैं, डायरेक्टली इसको जूल लिख सकते हैं हम। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें कि हमने इसका पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर तो आपको पता है ना, जैसे पावर का फार्मूला क्या होता है एवरेज पावर का, तो वो फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना इसमें तो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने 1664, और ये डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम यहाँ पे बचे 2 सेकेंड्स दिए हैं, आदमी 2 सेकेंड सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लगा रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू आ गया इसका, जो आ गया सॉल्व करके पावर का 882। वैसे वर्क जूल है ना, डिवाइड बाय टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड। तो आपको पता है ना कंबाइंड फॉर्म में जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, आज का हमारा टॉपिक ही था ये। तो बेटा ये होता है वॉट। तो इट इज टू 882 वॉट इज एवरेज पावर। तो दिस इज अवर आंसर। तो our next problem is a body of mass 2 kg is initially at rest. A constant force of 5 Newton acts on it for 10 seconds. Calculate average power of the force. तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है बस उसमें दिया गया है कि वो 2 kg बॉडी का मास का बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u उसका वैल्यू 0 है, कॉन्स्ट फोर्स लग रही है उसके ऊपर 5 न्यूटन और 10 सेकेंड्स के लिए लग रही है, और एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही टेक्निक होता है कि सबसे पहले आप दी गई इंफॉर्मेशन को एक लिख लें, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर तो हमारी जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो पहले तो सॉल्यूशन है इसके, सॉरी प्रॉब्लम जो दिया है वो है ये हमारे पास दिया है एक तो मास वो है 2 kg, और फोर्स लग रही है उसके ऊपर F5 न्यूटन, और टाइम जितने के लिए लग रही है वो है 10 सेकेंड्स। हमारा जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें तो पहले चाहिए इंफॉर्मेशन कि इसका वेलोसिटी 10 सेकंड्स के बाद कितना बना है फोर्स लगने के बाद। अच्छा, ये वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ जानकारियां मिसिंग है v कैलकुलेट करने के लिए। तो v की वैल्यू का फॉर्मूला हो सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u हमें पता है, a हमें पता नहीं है, तो a कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स के फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाता है ना एक, तो वहां पे फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहां पे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें लिखें तो किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, मास है 2, तो ये बन गया 2.5। अब यूनिट के हिसाब से ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम है ना इसलिए। अब जैसा मैंने अभी अभी बोला आपको, हमें निकालना है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पे u का वैल्यू है 0, a का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि है 2.5, और t का वैल्यू है हमारे पास 10 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू बन गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब आप सोचिएगा कि इसमें पावर कैसे निकाला जाए।
पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सी क्वांटिटी, वर्क चाहिए। टाइम तो दिया है आपके पास, तो वर्क कैलकुलेट करना है दी गई इंफॉर्मेशन से। तो उसमें हमारे पास जो इन बचा है तरीका करने का, वो ये है, वी विल यूज हियर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक थ्योरम याद है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कर लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जैसे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो m का वैल्यू दिया है वो है 2, वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि है 25, तो इट इज 25 वेलोसिटी का स्क्वायर है। बेटा यहाँ पे जो आप सीधा देख सकते हैं u का वैल्यू 0 है, तो ये पूरी क्वांटिटी होगी 0। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, 1/2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 25 इंटू 25 हो गया 625। तो बेटा ये 625 माइनस 0 दैट इज 625। क्या यूनिट होगा बच्चे, जूल, दैट्स राइट। ऐसा ही सिस्टम है सारे यूनिट ना, तो वर्क का यूनिट जूल। अच्छा अब हमारे पास, अब मेरे को लगता है अब आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अब हमें एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है पावर का। तो पावर का जो एक्सप्रेशन होता है वो है W डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन तो अभी कैलकुलेट कर लिया हमने 625, टाइम हमारे पास है ही है 10 सेकेंड, तो ये डिवाइड करने पे मिल गया 62.5। क्या यूनिट होगा, वॉट, दैट्स राइट। तो बेटा दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, 62.5 वॉट्स। तो बेटा ये तो था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।